लंबे आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर कंप्लीट समझ में आ गया हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि अब आप इसको मत लिखाओ तो भी हम कर लेंगे, अगर इतना कॉन्फिडेंस हो तो लिखाऊं। तुम में से कोई ऐसा कैसा कॉन्फिडेंस की अभी मेरे अंदर थोड़ी सी कमी है। देखिए, पढ़ने पढ़ाने का ये बिल्कुल भी फिजिक्स का तरीका नहीं है कि बगल में मैं नोट्स रख लूं और उसमें देखता जा रहा हूं या उतारता जा रहा हूं। जब तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करवाऊंगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चित्र यही है, ये तार है, सीधा लंबा, और देखो आवेश है, इस पर आवेश है, तार पे दिख रहा है। अब अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वो बिंदु कहां होना चाहिए? बंद सममित गाउसीय पृष्ठ की सतह पर। तो वो बिंदु लगभग यहां है, देखिए इस जगह। अब सममित बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी तो इसके कितने पृष्ठ बने? अब इसमें पीपीटी में एक तो आपको दिखाया गया है, ये देखो ई की डायरेक्शन, ई उल्टा लिखा हुआ है, और डीए या डीएस एक ही बात है। अपन ने डीएस बताया है, यहां डीए लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके दो पृष्ठ ये भी बनेंगे, देखो एक ये और एक ये, सही है ना। तो इसका जो पूरा चित्र है, पूरा फिगर है, वो कैसा होना चाहिए? तो वो ऐसा होना चाहिए, और इसके कारण किसी बिंदु, मान लो ये बिंदु P है और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो जैसा आप पहले से जानते हो, इसको कितने पदों में सॉल्व करना है, यानी कितने पॉइंट्स में सॉल्व करना है। सबसे पहले नंबर 1, बंद सममित गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करें। जवाब दीजिए। तो बंद सममित गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करें तो बंद सममित गाउसीय पृष्ठ कैसी आकृति होगी? बेलनाकार। अब किसी भी बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं? 2 पृष्ठ तो कैसे हैं? वृत्ताकार, और एक कैसा है? तो अब इसको क्या मान लें? S1, और इसे S2, और इसे तो S3 ये है या ये है? पूरा एक ही है, होती है। जवाब दीजिए। ई की दिशा धन से दूर की ओर, और ds की दिशा पृष्ठ के लंबवत। तो S1 पर ई की दिशा धन से दूर की ओर, और S1 पृष्ठ पर ds की दिशा पृष्ठ के लंबवत। S2 पर ई की दिशा धन से दूर की ओर, और ds की दिशा पृष्ठ के लंबवत। S3 पृष्ठ पर ई की दिशा धन से दूर की ओर, और ds की दिशा पृष्ठ के लंबवत। अब बताओ अगला काम क्या है? फ्लक्स की परिभाषा से वो पूरा सॉल्व करना है, और दूसरा गाउस के नियम से वो पूरा सॉल्व करना है, और दोनों की क्या करनी है? तुलना करनी है। तो सबसे पहले जो आपने पढ़ रखा है, फ्लक्स की परिभाषा से, तो फ्लक्स की परिभाषा से क्या है? फ्लक्स की परिभाषा फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds। क्लोज का मतलब क्या होता है और बंद का मतलब क्या होता है? कितने पृष्ठों से बंद है। तो अब तुम ये बताओ ये कितने पृष्ठों से बंद है। तो इसे कैसे लिखा जाए? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 ई डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन S3 ई डॉट ds। अब इन तीनों पृष्ठों पर ये देखिए कि S1 पर E और ds इनके बीच का एंगल कितना है? S1 पृष्ठ पर देखिए 90 डिग्री। तो फाई इक्वल टू
इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे? इंटीग्रेशन क्लोज नहीं आएगा, वो इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90 ई डी एस कॉस 0। अब आप अच्छी तरह से जानते हो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन अब ई डी एस कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू, तो इसका मैं इंटीग्रेशन करूं भी मान रखूं भी तो कॉस 90 का मान 0, तो फाइनल उत्तर कितना आ रहा है? तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन लगाने से कोई फायदा नहीं, इसे क्या लिख दिया जाए? प्लस आगे कॉस 90 है और कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू, तो फिर इसका मतलब ये भी 0, तो प्लस 0। अच्छा, अब तीसरा जो स्टेप है उसमें कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कैसे लिखा जाएगा? ई डी एस और कॉस 0 का मान 1। तो बताओ फाई का फाइनल मान क्या बचा? इंटीग्रेशन ई डी एस, ई को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन। अब डी एस क्या चीज है? पृष्ठ का अल्पांश, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एस, तो फाई इक्वल टू ई इंटू एस, और एस की वैल्यू एस माने क्षेत्रफल। अब ये देखना है कि क्षेत्रफल काई का है, तो आप यूं देखो S1 इसका मान 0 हो चुका, S2 पृष्ठ इसका मान 0 हो चुका, और S3 का, तो यानी जो आंसर आ रहा है इसमें जो क्षेत्रफल है वो काई का क्षेत्रफल है। और S3 क्या चीज है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच। अगर मैं बेलन की लंबाई को L मान लूं फिर 2 पाई आर एल, तो इट मीन्स फाई का मान रहा E इंटू 2 पाई आर एल। समीकरण नंबर फर्स्ट। एक स्टेप आपका पूरा हो चुका, अगला स्टेप बोलिए। गाउस के नियम से क्या होता है? गाउस का नियम फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन सिग्मा क्यू क्या है? बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। पूरे तार पे आवेश क्यू है और मुझे चाहिए केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। तो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना होगा? इसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं, रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है? लैम्डा। और रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है? एकांक लंबाई पर आवेश का मान। अगर एकांक लंबाई पर आवेश का मान लैम्डा है तो एल लंबाई पर आवेश का मान क्या होगा? लैम्डा इंटू एल। तो इसका मतलब इस सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या रही? तो फाई बराबर लैम्डा इंटू एल अपॉन समीकरण नंबर। अब समीकरण 1 आ चुका, समीकरण 2 आ चुका। बताओ अगला स्टेप क्या होगा? समीकरण 1 हुआ 2 की, हाँ से कह दो भले, या की तुलना करने पर। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए। काई की वैल्यू है समीकरण 1 में और समीकरण 2 में काई की वैल्यू है। अब ये भी फाई और ये भी फाई, तो तुलना कैसे होगी? इनको बराबर लिखेंगे। बोल के बताओ कैसे लिखेंगे? इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन। तो अब टॉपिक क्या रहता है हमारा? गाउस के नियम से सीधे लंबे आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर, तो मुझे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है। तो बताओ ई का मान क्या होगा? ई बराबर लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन। और एल से एल, अगर एल से एल कट गया तो बच क्या गया ये बता दीजिए। तो लैम्डा इक्वल टू, सॉरी लैम्डा नहीं, ई इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई इक्वल टू, इसको सेपरेट करना बताया था ना आपको। तो सेपरेट में क्या लिखूं? 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो लिख लिया के का मान बनाने के लिए, और बच क्या गया इसके अलावा? लैम्डा अपॉन आर।
आप अच्छी तरह से जानते हो कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कुछ नहीं होता। क्या होती है वो वैल्यू? 1/, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करोगे? तो E बराबर 2 का गुणा कर दो नीचे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन R। अब ये क्या है? ये 2 कहां से आ गया? तो E का मान क्या रहा फिर? ये तो हुआ K, यानी 2K लैम्डा अपॉन। तो बताइए गाउस के नियम से सीधे लंबे आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या रहा? अब इसको सदिश संकेतन में लिखा जाए तब सदिश संकेतन में E वेक्टर इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन। अब इसमें वेक्टर कहां लगाऊं? E पे तो वेक्टर लगा दिया, 2 पे लग सकता है क्या? कांस्टेंट टर्म है, K अपने आप में कांस्टेंट है, लैम्डा वहां भी नहीं लग सकता, R पे लग सकता है, बट R कहां आ रही है? इसलिए लग तो सकता है R पे, पर R पे किसी परिस्थिति में नहीं लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? वो संख्या छांटिए जिसपे लग तो सकता था पर अब लगा नहीं पा रहे, वो आ रहे। तो इसका मतलब आर कैप को बगल में लिख दिया जाए, और आर कैप को कहते हैं एकांक सदिश। एकांक माने एक, और एक का अगर गुणा कर भी दिया जाए तो फर्क क्या पड़ता है? वेक्टर मुझे बनाना ही है, वेक्टर इनमें से किसी पे लगा नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में फिर आर कैप, ये आपका सदिश संकेतन में सूत्र आ गया। याद क्या करना है, ये या ये ऊपर वाला? तो इसे दे दो समीकरण नंबर 3, और लास्ट में जब लिखेंगे तो सदिश संकेतन में तो इसको समीकरण नंबर 4 दे दो, लेकिन याद आपको यही रखना है। ठीक है, टॉपिक बताओ। गाउस के नियम से सीधे लंबे आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर कंप्लीट समझ में आ गया हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि अब आप इसको मत लिखाओ तो भी हम कर लेंगे, अगर इतना कॉन्फिडेंस हो तो लिखाऊं। तुम में से कोई ऐसा कैसा कॉन्फिडेंस की अभी मेरे अंदर थोड़ी सी कमी है? देखिए, पढ़ने पढ़ाने का ये बिल्कुल भी फिजिक्स का तरीका नहीं है कि बगल में मैं नोट्स रख लूं और उसमें देखता जा रहा हूं या उतारता जा रहा हूं। जब तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करवाऊंगा? तो मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या है ये आपने देख लिया, बट आप ये बताओ कि आपका ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, यही हुआ या आगे वाले टॉपिक्स को भी आप कर दोगे? बताइए, पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है, आकृति जैसी दे रखी है उसे बंद सममित गाउसीय पृष्ठ से बंद करिए। ये सबसे पहला स्टेप, बोलिए सबसे पहला स्टेप, बंद सममित गाउसीय पृष्ठ, इससे बंद करना है। फिर दूसरे स्टेप में यह देखना है कि बंद सममित गाउसीय पृष्ठ, इसमें वास्तव में पृष्ठ बन कितने रहे हैं। तो मेरे चित्र में इस समय कितने बन रहे हैं? अब तीनों पे E और DS इसकी डायरेक्शन को देखेंगे कि दिशा किधर है। बताइए, E की दिशा किधर होती है? धन से दूर की ओर, और DS की डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत। इतना काम करने के बाद जब E और DS की डायरेक्शन बन जाएंगी तो हर पृष्ठ पर E और DS इनके बीच में एंगल कितना बनेगा इसका पता चल जाएगा। अब अपना मेन काम शुरू होता है, फ्लक्स की। अब फ्लक्स की परिभाषा से सब आपको समझाई है। उसके बाद ये सूत्र है, यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन होता है, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो यह हर पार्ट का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। कहाँ कितना कोण आएगा ये चित्र में देख के सब पता चल जाता है, और इसको हल करते हुए अपन कहाँ जाते हैं समीकरण नंबर 1 पे। ये काम हर टॉपिक में करना है या इसी में करना है? हर टॉपिक में यही करना है। नेक्स्ट टाइम जब समीकरण नंबर 1 क्लियर हो जाए तो अगला काम क्या होता है? गाउस का नियम क्या है? फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन। अब सिग्मा क्यू की वैल्यू कहां से निकलती है, इसके लिए आपको बैकग्राउंड में काफी परिभाषाएं समझाई गई हैं। रेखीय आवेश घनत्व,
कभी आवश्यकता पड़ जाए तो क्षेत्रफल आवेश घनत्व, अभी आवश्यकता और भी पड़ेगी तो क्षेत्रफल आवेश घनत्व की भी आवश्यकता पड़ेगी और आयतन आवेश घनत्व की भी आवश्यकता पड़ेगी। पर यह है सीधा लंबा धारावाही चालक, तो इसमें काय की आवश्यकता पड़ेगी आपको? लैम्डा की। क्या होता है लैम्डा? अरे जानते हो तो बोलो, लैम्डा क्या होता है? और एक ही आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है? एकांक लंबाई पर। अब एकांक लंबाई पर आवेश जो भी है वो लैम्डा मान रखा है, और मुझे कितनी लंबाई का आवेश चाहिए? एल लंबाई का। तो आप खुद ही जानते हो कि एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपए है और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 15 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 15 × 5 होगा। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब एकांक लंबाई पर आवेश का मान लैम्डा, और मुझे कितनी लंबाई में चाहिए? तो फिर तो एल लैम्डा ही होना चाहिए। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या? हर टॉपिक में सिग्मा क्यू की वैल्यू ऐसे ही निकलेगी? वो सोचना पड़ेगा कि टॉपिक का फिगर क्या है, उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। और इसको हल करते हुए फिर समीकरण नंबर क्या आ जाता है? 2। 1 और 2 की तुलना करो और आगे उसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यही तुम्हारे हर टॉपिक का सॉल्यूशन है।